हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 का जियोग्राफी का अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है आपका भारत, आकार और स्थिति। जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के आकार के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में। तो देखिए ये जो पूरा चैप्टर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग भारत की स्थिति को पढ़ेंगे, भारत का जो आकार है उसके बारे में जानेंगे, भारत तथा विश्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि भारत के आसपास जो देश पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और भी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, और कुछ जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है आपका उसको भी हम लोग यहाँ पे दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका शुरू होता है आपका चैप्टर, जिसमें है सबसे पहले हम लोग का भारत की स्थिति के बारे में, यानी कि हम लोग जानेंगे कि वो भारत जो है हम लोग का देश, वो कहाँ पे स्थित है, कैसा है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का भारत क्या है, भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है दोस्तों, भारत जो है वह एक विशाल देश है। और इसके बारे में बात की जाए तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए हम लोग समझते हैं भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है। इसको मान लेते हैं यह हमारा क्या है, एक ग्लोब है, एक पृथ्वी का नमूना है छोटे तौर पे। तो देखिए इसको, पृथ्वी को, यानी कि जब हम लोग बीच से बांटते हैं, यानी कि एक ऐसी रेखा जो कि पृथ्वी को क्या करती हो, बीच से बांटती हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये हमारा पृथ्वी है, और इसको यहाँ से हम लोग जो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को बीच से बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को बीच से बांट रहे हैं। किधर से किधर, पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी को बीच से बांट रहे हैं। वास्तव में कोई ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को बीच से बांटती है? नहीं, वास्तव में कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो कि पृथ्वी को बीच से बांटती है। लेकिन ये जो रेखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी को बीचों बीच बांटती है, वास्तव में कोई ऐसी रेखा नहीं है। लेकिन इसको हमने क्या किया, इसको एज्यूम किया है, इसको हमने माना है कि हाँ ऐसी कोई रेखा है जो कि पृथ्वी को क्या कर रही है, जो कि पृथ्वी को बीचों बीच से बांट रही है। यह है आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे भूमध्य रेखा। और जो भूमध्य रेखा के उत्तर का जो आपका ये एरिया हो गया, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका उत्तरी। oh, no! और ये आपका भूमध्य रेखा का जो भी ऊपर का क्षेत्र है, ये सब क्या कहलाता है, यह सब आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और ये जो भूमध्य रेखा है, इसके नीचे का जो भाग है, ये सब क्या कहलाता है, ये सब दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी हमने क्या बताया, पृथ्वी में जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, जो पृथ्वी में भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमको इसको देखना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये रहा आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी में ये रहा आपका इक्वेटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और पृथ्वी में भारत कहाँ दिखने को मिल रहा है, ऊपर में, यानी कि उत्तर में, और उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर के क्षेत्र में हम लोग को भारत देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति है वह कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन इसके साथ में हम लोग कुछ और चीज़ यहाँ पे समझते हैं। वो क्या हम लोग समझेंगे, वो हम लोग अक्षांश के बारे में समझने वाले हैं। अब क्यों, क्योंकि आगे हमको उसको पढ़ना है। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये क्या है, आपका इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है। अब ये जो रेखा है ना, इसी के ऊपर में 1 डिग्री पर फिर से यहाँ पे एक रेखा खींचनी गई है, फिर 2 डिग्री पर ऐसी कोई रेखा खींची गई है, फिर 3 डिग्री पर ऐसी कोई रेखा खींची गई है। इसी तरह से नीचे में भी 1 डिग्री पर रेखा खींची गई है, 2 डिग्री पर रेखा खींची गई है। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका यह जो भूमध्य रेखा है, इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल में ऊपर में भी और नीचे में भी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। हम लोग इनको कह रहे हैं अक्षांश। ठीक है, अब जो आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर में क्या होता है, आपका उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, आपका दक्षिण होता है। तो उत्तर में, यानी कि ऊपर में जितने भी आपके अक्षांश रेखाएं पाई जा रही हैं, वह सब क्या हो जाएंगी, उत्तरी अक्षांश हो जाएंगी। और जो नीचे में, भूमध्य रेखा के नीचे में जितनी भी अक्षांश रेखाएं पाई जा रही हैं, वह सब आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया
कि अक्षांश क्या होता है, उत्तरी अक्षांश क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश क्या होता है। अब आप कह रहे होगे कि सर आप हमको यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका भारत है इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि अब हम लोग जो भारत को देख लिए कि भारत जो आपका कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमने क्या देखा था, अक्षांश था, अक्षांश था ना। उस अक्षांश में भारत का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जान गए। अब इसको हम लोग देखते हैं अपने भारत को, अब हम लोग इसको देखते हैं पृथ्वी पर ये कहाँ पर स्थित है। तो चलिए सबसे पहले हम लाते हैं पृथ्वी को। ठीक है, ये आपका आ गया है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में आपका भारत यहाँ पे है और यहाँ पे क्या चाहिए आपका, तो यहाँ पे है आपका भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वह उत्तरी अक्षांश है। तो भारत कहाँ पे मिलेगा आपको, इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखा है वो सब क्या है, उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पे आपको जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसके हर एक डिग्री पे क्या है, एक एक अक्षांश रेखा खींची गई है। तो चलिए जब हम लोग ऐसे ही ऊपर एक और अक्षांश खींचते हैं, उसके द्वारा फिर हम लोग एक और अक्षांश खींचते हैं, तो ऊपर हम लोग अक्षांश बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे भारत का हिस्सा क्या हो जाता है, टच हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं भारत कहाँ से शुरू हो गया है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो गया है। अब आप थोड़ा सा कह रहे होगे सर यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यह मिनट क्या है। तो बच्चों ये जो मिनट है वह एंगल वाला मिनट है। हम लोग जो समय देखते हैं वह 1 मिनट होता है, घंटा होता है, वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे जो मिनट के बारे में बताया जा रहा है वह अलग चीज़ है, यह आपका एंगल को दर्शाता है। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणी सिरा है, भारत जहाँ से शुरू हो रहा है आपका अक्षांश में, वह कहाँ से शुरू हो जाता है, वह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। तो भारत का जो दक्षिणी सिरा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है, अब भारत के और ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो भारत में और ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ तक हम लोग को भारत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा अक्षांश है, तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का जो विस्तार है वह कितना से कितना अक्षांश तक है, तो भारत का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि भारत का जो आपका विस्तार है वह अक्षांश में कहाँ से कहाँ तक है, आपको समझ में आ गया। आपको अक्षांश भी समझ में आ चुका है। अब हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा देशांतर। क्या समझना पड़ेगा, देशांतर समझना पड़ेगा। अब आप पूछोगे क्यों देशांतर समझना है, तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। क्योंकि भारत का जो स्थिति है वो देशांतर में कहाँ से कहाँ तक है, इसको हम लोग को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि देशांतर क्या होता है। तो देखिए आपके सामने यह ग्लोब है, तो यहाँ पे ग्लोब में हमने अक्षांश रेखा को समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं देशांतर को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे आपका क्या है, यह आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर कहते हैं। और ये जो आपकी जो देशांतर रेखाएं होती हैं यह वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, यह भी क्या है आपकी, ये भी काल्पनिक रेखाएं होती है। यानी कि वास्तव में जब हम लोग पृथ्वी पर जाएंगे और खोजेंगे कि चलो आज हम लोग देशांतर को खोजते हैं, चलो आज हम लोग अक्षांश को खोजते हैं, तो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह सब की सब काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और आपको यह भी समझ में आ गया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हर डिग्री पे आपको यहाँ पे ये भी सारे जो रेखाएं देखने को मिल रही हैं, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि भारत जो है वह देशांतर में कहाँ से कहाँ तक स्थित है। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे ये भी देखना होगा, क्या देखना होगा, ये जो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है रेखा, ठीक है, ये क्या हो गया, देशांतर हो गया। लेकिन इसमें जो आपका 0 डिग्री वाला देशांतर होगा, उसके इधर वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे और उसकी इधर वाली जो रेखा है उसको क्या कहेंगे। जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई देशांतर है, ये किस दिशा में है, यह आपका पश्चिम दिशा में है, तो ये क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी देशांतर हो गया। और अगर हम इधर देखें, इधर कोई मान लेते हैं ये हमारा कोई देशांतर है, तो यहाँ पे हमारा जो देशांतर है वह किस दिशा में है, यह पूर्व दिशा में है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो गया। यानी कि 0 डिग्री वाले देशांतर के इधर की जितनी देशांतर हैं वह पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर के इधर जितनी देशांतर है वह क्या, पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर आपको समझ में आ गया है।
अब हम लोग समझते हैं कि जो भारत है उसका विस्तार देशांतर में कहां से कहां तक है। बात आ गई समझ में? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने पॉइंट में, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि भारत की जो स्थिति है वह देशांतर में कहां से कहां तक है। तो यहाँ आपको बताया गया है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या चीज, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। यानी कि भारत हम लोग को कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और फिर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक उसकी सीमा है। ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको देखेंगे भारत को पृथ्वी में, कि भारत का जो विस्तार है वह देशांतर में कहां से कहां तक है। तो भारत का जो विस्तार है देशांतर से कहां तक है, ये आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे आपको एक हम लोग क्या किया, एक देशांतर खींचा है जो कि यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, और यहाँ से गुजर रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भारत का हिस्सा टच कर रहा है वो कितना देशांतर है, तो यह आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर क्यों है, क्योंकि यह जो आपका हमने देखा था, क्या देखा था उसको फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो देखा था आपका जो देशांतर था, जो देशांतर था क्या था, इसके पूरब वाली जितनी रेखाएं वो सब पूर्वी देशांतर, और इधर वाली जो रेखा है इस 0 डिग्री देशांतर की इधर वाली जितनी रेखाएं हैं वो क्या है आपकी, वो है आपके नो 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 ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर, इसके इधर की जितनी देशांतर है वह पश्चिमी देशांतर, और इधर की जितनी देशांतर है वह पूर्वी देशांतर। और भारत कहाँ पे स्थित है, भारत आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि भारत आपको इन देशांतरों में ही मिलेगा। तो चलिए अब कितना कितना देशांतर था उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आपको बताया, ये जो देशांतर आ रहा है जो कि भारत को यहाँ पे टच कर रहा है, ये कितना देशांतर है, यह आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये कहां तक फैला हुआ है, तो जब आप इधर से कोई एक और देशांतर खींच रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भारत को यहाँ पे टच कर रहा है, जो कि कितना देशांतर है, यह है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का आपका जो विस्तार है वह देख लिया कि अक्षांश में कहां से कहां तक है और देशांतर में कहां से कहां तक है। चलो जल्दी से आप एक बार बता दो कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कहां से कहां तक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह उत्तरी अक्षांश में है। कितना से कितना, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह कितना है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत अक्षांश में कहां से कहां तक है और भारत देशांतर में कहां से कहां तक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार कहां से कहां तक है। अब हम लोग देखते हैं भारत का नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्क रेखा कितना, तो 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री और 30 मिनट जो है वह क्या करती है, वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितना बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है आपका, ये जो रेखा है यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहने का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो क्या करता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो भारत है ना उसको क्या कर रहा है, बीचों बीच बराबर भागों में लगभग बांट दे रहा है। दूसरा पेंसिल ले लेते हैं, आपको दिखेगा अब शायद, तो ये आपको फिर रेड हो जा रहा है यार। चलो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब ब्लैक ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, जो भारत है इसको बराबर भागों में बांट दे रहा है। ये कौन बांट रहा है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे आप ये देखो कि जो क्या करती है, भारत को ना, क्या चीज को, भारत को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, हाँ चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका जो हो जाएगा कौन सा होता है, ये आपका गुजरात होता है, ठीक है। और गुजरात के अलावा यहाँ पे यह आपका क्या है, यह राजस्थान को भी बांटती है।
उसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद यहाँ पे यह छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, फिर झारखंड से गुजर रही है, फिर आपको पश्चिम बंगाल से गुजर रही है और त्रिपुरा और मिजोरम से गुजर रही है। तो आप जोड़ लो कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हुए कि नहीं हुए? कौन कौन? गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आपका झारखंड हो गया, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। तो जोड़ लो कितने राज्य हो गए? 8 राज्य से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो भारत को बीच से बांटती है बराबर भागों में लगभग, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात खत्म। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है? आगे है हम लोग का भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पूर्व में। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का जो क्षेत्र होता है वह आपका होता है उत्तर, और जो दक्षिण का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं दक्षिण। ठीक है, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। इधर वाले क्षेत्र को कहते हैं पूर्व और इधर वाले को कहते हैं हम लोग पश्चिम। अब हम इसको बांट देते हैं। इसको जब हम लोग ऐसे बांट देंगे तो इधर का जो हमारा क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्व का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है यहाँ पे आपका? बंगाल की खाड़ी है। अब आप कहोगे कि इसको बंगाल की खाड़ी को हम याद कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के नीचे क्या चीज आपका? बंगाल की खाड़ी है। कौन सा दिशा हो जाएगा? तो इधर दक्षिण और इधर पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व में क्या चीज है? बंगाल की खाड़ी है। ये हमको समझ में आता है। अब उसके बाद देखो, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि यहाँ पे आपका जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? तो इस बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है वो बताया गया है दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। किसके? तो भाई दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे क्या था आपका? यहाँ पे आपका दक्षिण था, यहाँ पे आपका पश्चिम था। तो हमने जब इसको ऐसे बांटा था तो इधर दक्षिण और इधर पश्चिम, तो यहाँ का जो क्षेत्र हो गया वह क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में क्या है? तो दक्षिण पश्चिम में आपका अरब सागर है। और अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। यानी कि यहाँ पे आपको कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे हम लोग को लक्षद्वीप जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह को देख लिया है। अब हम लोग चलिए देखते हैं थोड़ा आगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के आकार के बारे में। किसके बारे में? भारत के आकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या चीज? क्षेत्रफल की दृष्टि, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल आता है, उसके जो भूभाग है भारत में, उसके हिसाब से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमसे 6 बड़े बड़े भी देश हैं। तो वह कौन कौन से देश है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा विश्व में, वह कौन है? वह है आपका रूस। कौन है? वह आपका रूस है। यहाँ पे उसका क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वह है आपका कनाडा। कौन? कनाडा आता है दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे आ जाता है वह है आपका चीन। क्या है? चीन है। तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर किसका है? चीन का है। और उसके बाद हम देखे हैं 5वें नंबर पे आपका ब्राजील है, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रिया, क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपको यहाँ नीचे को देखने को मिलता है मैप में। आगे हम उसको भी देखने वाले हैं। और उसके बाद आता है आपका भारत का नंबर, जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है भारत। 7वां देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी कि भारत में जितना भी भूभाग है वह कितना है? तो वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको कि अप्रोक्स हम लोग छोटे मोटे भाषा में क्या बोल देते हैं कि भाई 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। किसका? भारत का। और उसे अगर हम लोग विश्व के कुल क्षेत्रफल से कंपेयर करें तो कितना होता है? मात्र 2.4%। नहीं समझ में आया? चलिए इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है? पूरा विश्व का मानचित्र है, और पूरा विश्व के मानचित्र में अलग अलग जो देश है उनके पास अपना लैंड है, अपना जमीन है। तो इस पूरे जमीन में अगर हम लोग सिर्फ भारत का जमीन के बारे में बात करें तो कितना है? यह पूरा जमीन जो है आपका, उसको मान लेते हैं 100%,
तो इसमें जो भारत के पास जो जमीन है वह कितना है, 2.4%। कितना है, वह है आपका 2.4%। पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% अकेले भारत के पास है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग के पास भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा के बारे में, यानी कि इधर जो भी आपका स्थल है, इससे जो भी सीमाएं बनती हैं, इसकी जो लंबाई है वह कितना है, वह है आपका 15,200 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वीपों सहित समुद्र तट की जो कुल लंबाई, अब ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पे भारत है और भारत के नीचे में क्या है, ये सब आपके तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य कहने का मतलब वैसे राज्यों से हैं जिनकी सीमा जो है वो जल से लगती है, समुद्रों से लगती है, तो ये क्या है, वैसे राज्य हैं। अब इनकी कुछ लंबाई होगी, है ना, इनकी कुछ लंबाई। इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, इसके अलावा यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। तो इनके क्षेत्र जो है यह भी तट से सट रहे हैं, इनकी भी कुछ लंबाई है। तो जब इसकी लंबाई यानी कि आपका जो भारत के ये जो राज्य है जो कि तट बना रहे हैं, समुद्र से साथ सीमा साझा कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपका अंडमान निकोबार है, इसके अलावा जो आपको लक्षद्वीप है, ये भी क्या कर रहा है, यह भी समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, तटीय क्षेत्र बना रहा है। तो इसकी अगर हम कुल लंबाई को जोड़ देते हैं इन सबको, तो यह कितना हो जाता है, यह हो जाता है आपका 7,516 कितना 6 किलोमीटर। कितना 7,516.6 किलोमीटर। और स्थल सीमा कितना था, तो 15,200 और ये आपका जो तटीय सीमा है ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 7,516.6 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इसी प्रकार अगर हम लोग भारत की कुल सीमा के बारे में बात करें, तो कुल सीमा का मतलब क्या होगा, कुल सीमा का मतलब होगा आपका ये जो स्थलीय सीमा है और इसके अलावा ये जो आपका तटीय सीमा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल सीमा हो जाएगा। यानी कि इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22,717 किलोमीटर। यानी कि भारत का जो कुल सीमा है वह कितना है, 22,717 किलोमीटर है। चलिए और हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है कि भारत का जो उत्तर का क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो इधर उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नवीनतम वलित पर्वत है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हिमालय। यानी कि भारत का आपका जो उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पे नवीनतम वलित पर्वत है जो क्या है, हिमालय है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये क्या चीज आपका, भारत में नवीनतम वलित पर्वत जिसका नाम हिमालय है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, भारत का जो बीच का भाग है वह क्या है, वह बहुत ही चौड़ा है। यानी कि यहाँ का जो है आपका भारत का बीच का भाग ये क्या है, यह बहुत ही चौड़ा है। लेकिन जब अगर हम इसके नीचे जाएंगे, नीचे कहाँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका, इसके नीचे में क्या है, हिंद महासागर है। भारत के नीचे में क्या है, हिंद महासागर है। तो यहाँ से जब हम लोग हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हैं तो भारत का जो आकार है वह क्या होता है, वह सकरा होता चला जाता है। यानी कि धीरे धीरे वो क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। बीच में तो मोटा है, बीच में फैला हुआ है, लेकिन जब हम लोग हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हैं तो भारत का जो आकार है वो धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता चला जाता है। उसके बाद देखो, इसके पश्चिम में आपको अरब सागर और जो आपका इसके पश्चिम में आपका यहाँ पे अरब सागर और इधर जो पूर्व है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, वो तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन है कि हमारे देश में भारत को अगर आप देखिए तो भारत यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जब देशांतरीय विस्तार आप देखते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार देखते हैं वो कितना है, वो है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे, यहां पर देखिए 68.7 डिग्री है, यहां पर 97.25 डिग्री है। तो इसको जब आप एक तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा तो 30 डिग्री के लगभग आपका विस्तार होगा, थोड़ा सा कम है, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि हमारा जो भारत है इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर सूर्य आता है 2 घंटा पहले, और हमारा जो गुजरात है यहां पर सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है। ऐसा क्यों होता है इसे हमें समझना है। अब यहां पर अभी मैंने क्या बात किया था कि 30 डिग्री का विस्तार है। 30 डिग्री का विस्तार किस चीज का है,
देशांतरीय विस्तार है, यानी कि जब हम ऐसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो क्या होता है, हमारा देशांतर होता है। जैसे यहां पर आप पृथ्वी देख सकते हैं, यहां पर पृथ्वी है तो पृथ्वी में अक्षांश और देशांतर आप जानते हैं। अक्षांश क्या होता है, ऐसे जो लाइंस होते हैं, ये इस तरीके से पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये होती हैं अक्षांश, और जो ऐसे इस तरीके से ऊपर से नीचे लाइंस होती हैं ये होती है देशांतर। तो हमें यहां पर देशांतर का काम है, देशांतर से सारी चीजों को समझना है। अब यहां पर जब हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर और समय, इनके बीच का रिलेशन हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो देशांतर है और समय, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अब यहां पर पृथ्वी घूमती है, हमारी पृथ्वी क्या है, एक तरीके से गोल स्फीयर की आकृति है, थोड़ा सा स्फीयर से अंतर है, थोड़ा सा शेप इसका दूसरा है। तो यहां पर इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। कितना समय, 24 घंटे। तो एक चक्कर में कितना डिग्री होता है, एक चक्कर में होते हैं 360 डिग्री, यानी कि 24 घंटे में कितने, 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो इसके बाद अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक घंटे में कितने डिग्री पृथ्वी घूम जाती है, तो एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और इसके साथ ही अगर आप देखिए तो एक डिग्री में पार करने में, एक डिग्री की दूरी पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट। तो समझ गए हम, क्या समझे कि पृथ्वी पर जो देशांतर हैं और जो हमारा समय है इनके बीच में क्या तालमेल है, एक घंटे में 15 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। अब यहां पर मैं 1 डिग्री बात कर रहा हूं तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1 डिग्री होता क्या है। अब देखिए पृथ्वी पर हमने जो काल्पनिक रेखाएं खींची हैं तो वो कैसी हैं, देशांतर इस तरीके से, रुकिए मैं दूसरा रंग ले लेता हूं, देशांतर रेखाएं इस तरीके से हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिलती है। आप अपना किताब देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जो इस तरीके से ये लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये क्या है, ये देशांतर रेखा है। और यहां पर देशांतर रेखा कहने का मतलब ये है, और यहां पर मैंने कहा कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, इसको कहने का मतलब यह है कि देखिए यहां पर 2 रेखाएं आपको दिख रही, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इसको मैं फिर से दिखाता हूं, एक ये रेखा हो गया और एक ये रेखा हो गया। इसके बीच में अगर यहां पर मान लीजिए सूरज की किरण पड़ रही है, इस रेखा पर सूरज की किरण पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी को इस रेखा से इस रेखा तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, 4 मिनट होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 डिग्री दूरी है देशांतर के हिसाब से। अब आप समय की, मेरा मतलब है लंबाई के हिसाब से देखिए तो वो कुछ किलोमीटर हो सकता है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर होता है, एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो और ये एक तरीके से आपका अलग अलग जगहों पर अलग होता है, यानी कि देशांतर का विस्तार देखिएगा तो यहां पर 2 देशांतर के बीच में दूरी ज्यादा होती है, यहां पर कम होता है और यहां पर बिल्कुल ही कम होता है। तो इस तरीके से समझ गया क्या होता है कि एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर की दूरी को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है सूर्य की रोशनी को। और उसी की वजह से हम क्या देखते हैं कि सूरज, हमारा पृथ्वी, उस सूरज से पहले पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी कैसे घूमता है, पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इस तरीके से आप नक्शा देखते हैं तो नक्शे में क्या होता है, ऊपर उत्तर डिग्री होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहां पूर्व होता है इस तरफ और इस तरफ पश्चिम होता है। उसी तरीके से आप पृथ्वी को देखिए जो कि आपके सामने घूम रही है, यहां पर क्या है, यहां पर उत्तर डिग्री है, यहां पर दक्षिण डिग्री है, यहां पर पूर्व है। Oh no! अब यहां पर आप ये जो पृथ्वी देख रहे हैं जो कि घूम रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है, यहां पर पूर्व है और यहां पर पश्चिम है। तो यहां पर देखिए पृथ्वी हमारे किस दिशा से किस ओर घूम रही है, तो पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और इसको अगर हम देखें और सूर्य एक हम बनाए यहां पर इस तस्वीर में, तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर हमारा सूर्य है। अब ये जो सूर्य है, ये सूर्य यहां से रोशनी दे रहा है, इस तरीके से रोशनी दे रहा है हमारा सूर्य। तो यहां पर अगर आप देखिए, यहां पर सूर्य रोशनी दे रहा है तो इस जगह पर मान लीजिए रोशनी आ रही है। यहां पर सबसे पहले कौन सा कोना आएगा, यहां पर सबसे पहले भारत का ये कोना आएगा, यहां पर सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ेगी। और हमने क्या देखा कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो उस हिसाब से करीब हमारे पास
30 डिग्री है लगभग। एग्जैक्टली मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझना है। 30 डिग्री मैं मान के चल रहा हूं कि 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री गुना 4 कितना होता है? 120 मिनट। कितना मिनट? 120 मिनट, यानी कि करीब 2 घंटे। तो जब सूर्य की रोशनी यहां पड़ेगी तो क्या होगा? यहां से यहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। कैसे? यहां पृथ्वी घूम रही है, ये तो काफी तेजी से घूम रही है, लेकिन मान लीजिए कि यहां पर 1 डिग्री बढ़ती है तो यहां से 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, फिर एक यहां पर पृथ्वी घूमेगी, 1 डिग्री और बढ़ेगी, सूर्य की रोशनी 1 डिग्री और बढ़ेगा, 1 डिग्री और बढ़ेगा। इस तरह से करते 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 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट करते करते 2 घंटे बाद सूर्य की रोशनी यहां पर पहुंचेगी, भारत के इस कोने पर पहुंचेगी। तो यहां से मुझे लगता है कि आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में सूर्योदय का जो समय होता है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। और इसके साथ ही अगर आप सूर्यास्त को भी देखें तो सूर्यास्त में भी इसी तरीके से 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और अगर हम इसके बाद देखें तो आपको अगर उत्तर देना होगा तो उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर देख लेते हैं कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो क्या आपको लिखना होगा, वो हम देख लेते हैं। तो उसमें देखिए यहां पर लिखा गया है, कुछ ज्यादा चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आसानी से जो मैंने कहा उसको अगर आप एक्सप्लेन करके भी लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे अगर लिखना चाहे तो ये देख सकते हैं कि भारत से उत्तर से दक्षिण और पूर्व के पश्चिम की ओर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार 30 डिग्री होता है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि जब हम इस तरफ से लंबाई को नापते हैं तो ये हो गया देशांतर विस्तार हमारा, और ये हो गया हमारा अक्षांश विस्तार। समझ गए? दोनों का क्या है? 30 डिग्री है दूरी, 30 डिग्री लंबाई हम कह सकते हैं। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अभी तुरंत मैंने बात किया क्या कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? कितना है? लगभग 30 डिग्री है। अब देखिए 30 डिग्री है तो यहां पर हमने ये देखा कि जो देशांतर है और जो समय होता है इनके बीच में क्या संबंध होता है, उस चीज को आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहां पर लिखा गया है कि गुजरात पश्चिम की ओर है जबकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी ओर है, यानी ये हिस्सा हमने बात किया क्या ये पश्चिम है और ये क्या है? ये पूर्व है। तो इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा तो सूर्य की रोशनी पहले कहां आएगी? पहले पूर्वी कोने पर आएगी। फिर एक एक डिग्री के साथ कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। डिग्री कितने हैं? 30 मिनट हैं। तो यहां पर कितना समय लगेगा? लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो यहां पर आगे बढ़ें तो ये, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये तो अभी हमने तुरंत बताया आपको। इसके साथ ही जिस कारण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, गुजरात सबसे पश्चिम में है जिसके कारण 2 घंटे देर से सूर्योदय तथा सूर्यास्त होती है। इसके साथ ही इतने पॉइंट के साथ ही आप चाहें तो वो समय वाला इक्वेशन बता सकते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, 30 डिग्री है तो 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटे समय लगता है इसके बीच में दूरी। और साथ में चाहे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत तथा विश्व, इंडिया। यानी कि अगर हम लोग भारत की बात करें साइज के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्या है? भारत जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा देश है, 7वें नंबर पर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ आपका एशिया में, तो एशिया में जो है वह भारत 3रे नंबर पर आता है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप पूछोगे कि 2 जो हमसे बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में, वह कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे बड़ा जो आपका देश है एशिया में वह है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। उसके बाद जो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में, वह आपका चीन है। और मैं आपको यह भी बता दूं तीसरा क्या है? भारत है। लेकिन यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वह क्या है? वह है आपका जो रूस है, वह ना सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बल्कि पूरे विश्व में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? वह आपका रसिया ही है। और रसिया की एक और खास बात है। वह क्या खास बात है? कि जो रसिया है आपका वह एशिया में आता ही है, साथ में उसका जो कुछ क्षेत्र है वह यूरोप में भी आता है। इतनी बात आपको रसिया के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। जैसे कि आप यहाँ पे भारत को देखोगे तो भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग को हिंद महासागर का क्षेत्र देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में, जो क्या करता है? इसको केंद्रीय स्थिति देता है। यानी कि अगर आप पूरे इस नक्शे को देखोगे तो भारत लगभग आपको क्या देखने को मिल जाता है? भारत आपको बीच में देखने को मिल जा रहा है, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है भारत को।
अब देखिए, भारत जो है वह विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ है, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही जो भारत है वह विश्व के देशों के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो धर्म संबंध है वह कई देशों के साथ फला फूला है। हमारे देश के बहुत सारे जो संस्कृति हैं, हमारा जो योगदान है वो बहुत सारे देशों के साथ गया है। जैसे कि हम लोग का आप देख सकते हो जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, यानी कि हम लोग का जो व्यापार है वह विश्व के और भी बहुत सारे देशों के साथ हुआ है। इसके अलावा हमारी जो सुरक्षा है वह भी प्राकृतिक रूप से होती है। अब आप कह रहे होगे कि प्राकृतिक रूप से हमारी सुरक्षा कैसे हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के जो उत्तर में क्या है, नवीनतम पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हिमालय। और अगर आप बात करोगे ये जो क्षेत्र, जैसे कि रूस का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं होती हैं, उनको ये जो हिमालय पर्वत है वो रोक देता है, जिस कारण से भारत के इन क्षेत्रों में क्या होता है, वो ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारा जो वातावरण है वो थोड़ा गर्म रहता है। तो ये क्या कर रहा है, यह प्राकृतिक रूप से हम लोग को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया मैंने, यहाँ पे हिंद महासागर है और भारत का तटीय क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ से क्या होता है, इन समुद्रों के इलाकों से मत्स्य पालन किया जा सकता है, यानी कि जो मछलियाँ हैं उसका यहाँ पे निकालते हैं समुद्रों से और उसको बेचते हैं और जो लाभ है वह कमाते हैं। इसका हम लोग को बहुत सारा फायदा देखने को मिलता है भारत की स्थिति के कारण। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का जो प्राचीनतम समय था ना, उसी समय से ही हम लोग क्या थे, विश्व के बहुत सारे देशों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम लोग पहले जुड़े हुए थे, जब कब की बारे में बात कर रहा हूं मैं, उस समय के बारे में बात कर रहा हूं जब जल मार्ग का खोज नहीं किया गया था। उससे पहले भी, जब जल मार्ग का खोज नहीं किया गया था, उससे पहले भी हम लोग जो हैं वो देश के दूसरे भागों से जुड़े हुए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका भारत है, तो इस भारत को आप देखोगे तो इधर चीन के साथ, इधर पाकिस्तान जो हमारे एरिया हुआ करता था, उसके अलावा अफगानिस्तान के क्षेत्र हम लोग जुड़े हुए थे, हम लोग उनसे व्यापार करते थे। तो व्यापार कैसे करते थे, तो प्राचीन समय में क्या होता था, हम लोग दर्रों के द्वारा व्यापार करते थे। कैसे दर्रे, तो पर्वतीय दर्रे। अब ये पर्वतीय दर्रे क्या होते हैं, तो देखिए, मान लेते हैं आपका ये कोई पहाड़ है और फिर यहाँ पे कोई पहाड़ है, तो इन पहाड़ों के बीच में जो संकीर्ण रास्ता होता है, संकीर्ण रास्ता कहने का मतलब कोई पतला रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। तो जब समुद्र का खोज नहीं हुआ था, जल मार्ग का खोज नहीं हुआ था, तो उस समय इधर क्या है आपका, तो हिमालय पर्वत था। तो यहाँ पे पहाड़ों के बीच में जो रास्ता हुआ करता था, उसी रास्ते से जो विदेशी हैं वह भारत आते थे और हमारा उनके साथ व्यापार होता था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पहले जो हम लोग व्यापार करते थे वह पर्वतीय दर्रों के द्वारा करते थे, जब तक समुद्र की रास्ते की खोज नहीं की गई थी। उसके बाद देखिए, इन्हीं मार्गों के द्वारा, यानी कि जो पर्वतीय दर्रे थे, उन्हीं मार्गों के द्वारा वस्तुओं का, विचारों का, साथ में जो हमारी संस्कृति थी, हमारा जो सभ्यता था, उसका आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, हमारे विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, हमारी जो संस्कृति है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना फैल रहा था। किस कारण से, इन्हीं पर्वतीय दर्रों के मदद से, क्योंकि उस समय तक समुद्री मार्ग की खोज नहीं की गई थी। ये बहुत ही पुराने समय की बात की जा रही है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि भारत में जो अंक प्रणाली, जो दशमलव प्रणाली की खोज हुई थी, वह भी किस माध्यम से दूसरों देशों में पहुंची, इन्हीं दर्रों के माध्यम से पहुंची। हमारा जो देश में पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये भी संसार में विभिन्न माध्यम से पहुंचा, जैसे कि इन रास्तों से, इन दर्रों के माध्यम से। इसके अलावा भारत का जो धर्म ग्रंथ है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, हमारे देश का जो बौद्ध धर्म हो गया, इसका भी प्रचार प्रसार इन्हीं माध्यम से, इन्हीं मार्गों के द्वारा होता गया है। इसके अलावा भारत के जो मसाले हैं, जो मलमल है, ठीक है, मल्लेमलम, मलमल, इसका जो दूसरे देशों के साथ उद्योग हुआ, व्यापार हुआ, वह किस माध्यम से हुआ, तो इन्हीं दर्रों के माध्यम से हुआ है। तो ये कब की बात है, ये बहुत ही प्राचीन समय की बात है। तो उस समय भी क्या होता था आपका, हम लोग का जो विश्व के साथ वो व्यापार होता रहा है, यानी कि हम लोग जो हैं वो विश्व के साथ बहुत ही पुराने समय से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत है और उसके पास में जो भी पड़ोसी देश हैं, उन सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य है भारत में, 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओह वाह, ताली बजाओ।
भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए भारत में जो है वह आपका 28 राज्य और 9 नहीं बल्कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से सटती है। उत्तर पश्चिम में अगर हम भारत की भूमि को देखें, ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो अगर हम लोग उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र है इसको देखते हैं तो ये किससे टच होता है? ये आपका पाकिस्तान से टच होता है, साथ में अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है इससे भी यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है वह टच होता है। यानी कि भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वो 2 देशों के साथ सटता है, 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, वह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में जो क्षेत्र है वह चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और पूर्व की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का म्यांमार जो है और बांग्लादेश, इसके साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं। यानी कि पूर्व की हम देखें इधर तो पूर्व में हम लोग क्या? बांग्लादेश और जो हम लोग का म्यांमार है इसके साथ हम लोग पूर्व दिशा में सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा भारत के दक्षिण में हम लोग का जो हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। यहाँ पे हम लोग श्रीलंका के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सी सीमा? ये यहाँ पे जलीय सीमा की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो मालदीव है, इसी के जस्ट नीचे में क्या है? मालदीव है, इसके साथ भी हम लोग जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बात हम लोग को जानने वाली है, वह क्या है? वह ये है कि हम लोग यहाँ पे पाक जल संधि के नाम से भी एक चीज है। इसके अलावा अगर हम लोग भारत के दक्षिण में देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका इंडियन ओशियन है ना, यहीं पर एक जल मार्ग भी है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये जो जल मार्ग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस जल मार्ग को हम लोग कहते हैं पाक जल संधि। कौन सा जल संधि? पाक जल संधि। तो आप पूछोगे कि जल संधि क्या होता है? तो जल संधि क्या होता है उसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो जल संधि होता है वह 2 बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि आपका इधर में क्या है? एक बहुत बड़ा जलाशय है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है, और इधर में भी क्या है? इधर में भी आपका बहुत बड़ा जलाशय है। और इन दोनों जलाशयों को यहाँ पे जोड़ने का काम क्या कर रहा है? यह एक संकीर्ण रास्ता कर रहा है जिसमें भी क्या है? जल है। तो इन 2 बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने का काम एक छोटा सा जल मार्ग कर रहा है। इसी जल मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे जो जल संधि है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। इसके अलावा यहीं पर आपको क्या मिलेगा? यहीं पर आपको मन्नार की खाड़ी भी देखने को मिलती है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो भारत के दक्षिण में और श्रीलंका के ऊपर में क्या चीज? तो मन्नार की खाड़ी भी अवस्थित है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं कि भारत का जो कौन कौन सा राज्य है वो कौन कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का है पाकिस्तान। सबसे पहले हम लोग मैप में यहाँ पे देखते हैं जो पाकिस्तान है वह किस किस राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो पाकिस्तान आपको यहाँ देखने को मिल रहा है गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान हम लोग का राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद पंजाब के साथ, और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर है वह यूटी हो गया, यानी कि यूनियन टेरिटरीज बन गया है। नीचे में आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और ये क्षेत्र आपका लद्दाख है। और इस दोनों यूटी के साथ, दोनों यूनियन टेरिटरीज के साथ हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान जो है वो किस किस से सीमा साझा करता है यहाँ पे आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग का जो अफगानिस्तान है वह किसके साथ सीमा साझा करता है। कौन सा है? अफगानिस्तान। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो मैप है यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर में अफगानिस्तान देश है जो कि यहाँ से सीमा साझा करता है किसके साथ? लद्दाख के साथ। यानी कि जो अफगानिस्तान है वह सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं चीन, तो चीन जो है वो किसके साथ सीमा साझा करता है? चीन आपका जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वह लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चीन है वह सीमा साझा करता है। यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। इधर क्या है आपका? यहाँ पे आपका चीन है। जो चीन अगर आप उसको बांट देते हैं तो यहाँ जो लद्दाख के साथ उसके साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है उसके साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद आपका उत्तराखंड से, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम से, और यहाँ पे जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों के साथ जो चाइना है यानी जो चीन है वो सीमा साझा करता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो नेपाल के बारे में देखें तो नेपाल जो है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके अलावा सिक्किम के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं नेपाल के बारे में। तो ये रहा आपका नेपाल। नेपाल किसके साथ? उत्तराखंड के साथ,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, और यहाँ पे आपको जो सिक्किम राज्य है उसके साथ भी जो आपका नेपाल है वो क्या कर रहा है, सीमा साझा करता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो हम लोग का वह है भूटान। अब भूटान किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो भूटान आपका सिक्किम के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उसको, भूटान को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका भूटान देखने को मिल रहा है, और भूटान जो है इस सिक्किम के साथ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ, और यहाँ पे नीचे से जो है वह किसके साथ, वह असम के साथ, और साथ में यहाँ को जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है इसके साथ भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो भूटान जो है वो किस किस क्षेत्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे हमने देख लिया किसके साथ, तो भूटान यहाँ पे आपका नीचे में पश्चिम बंगाल, इधर में सिक्किम, और यहाँ पे आपका असम, और इधर में आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं म्यांमार के बारे में। जो आपका म्यांमार है वह किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो जो म्यांमार है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, उसके अलावा मणिपुर और जो मिजोरम है इससे भी ये सीमा साझा करता है। ठीक है, किसके बारे में हमने देखा, म्यांमार के बारे में हमने देख लिया है। तो यहाँ पे आप म्यांमार के बारे में देख सकते हो कि आपका जो म्यांमार है वह किसके किसके साथ जो सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, इन सभी राज्यों से वो क्या कर रहा है, अपना सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है वह किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ यहाँ पे सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैप में कि वो जो आपका बांग्लादेश है वो किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो बांग्लादेश आप यहाँ पे देख लो, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पे आपका असम के साथ सीमा साझा कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पे जो मेघालय है उसके साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो इन सभी राज्यों के साथ जो है वो आपका बांग्लादेश जो है सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, और आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू और धन्यवाद।